चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में जो चैप्टर का टाइटल है बायोमोलिक्यूल्स, बेटा बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो बेसिकली हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, इन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, ओके। इनमें यू माइट हैव सीन पीपल डिस्कसिंग अबाउट दीज, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैंसी वर्ड्स में आजकल लोग इसे कार्ब्स बोलते हैं कि भाई मैंने कार्ब इंटेक कम कर रखा है, मैं तो वेट लॉस पे हूं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स नाम की चीज होती है जिसमें डीएनए आरएनए आते हैं, ठीक है, कुछ विटामिन्स होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी सबको ही है, एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में कैटलिस्ट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हमारी हर दिक्कत का कॉज ही यही है, ठीक है। आफ्टर सर्टेन एज आपको जो भी बीमारी है वो हार्मोनल ही है, ठीक है ना। आपको नींद नहीं आती, हार्मोन्स का पंगा है, आपको पसीने बहुत आते हैं या बिल्कुल ही नहीं आते, ये भी हार्मोन्स का पंगा है, डिप्रेशन भी हार्मोन्स का ही पंगा है, सब कुछ हार्मोन्स ही है, ठीक है। अदर देन फिजिकल इंजरी आपकी मोस्टली प्रॉब्लम्स हार्मोनल है, ठीक है। तो ये कुछ एक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ को काफी अफेक्ट करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जिनमें से ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सेक्शन ये है कार्बोहाइड्रेट्स, उससे छोटा सेक्शन प्रोटीन्स, उससे छोटा सेक्शन न्यूक्लिक एसिड, उससे छोटा सेक्शन विटामिन्स, और ये दोनों तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो सबसे बड़ा सेक्शन हमारे लिए है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं जनरल सेंस में बोलूं तो ये वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी देने के काम आता है, ठीक है। व्हेन वी आर फीलिंग लो, जब हमें बहुत लो फील हो रहा होता है, किसी को बीपी लो होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बहुत ऐसा कुछ बहुत मीठा खिला देते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, हम उसे बर्फी रसगुल्ले ऐसा कुछ खिला देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर है। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, वो आपको एकदम से एनर्जी बूस्ट देती है, ठीक है। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, वो हमारा एनर्जी बूस्ट क्रिएट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब सबसे पहले डिफाइन किया गया था, तो व्हाट वाज द डेफिनेशन? डेफिनेशन वाज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अगर मैं केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मतलब CHH2O, ठीक है। ये कार्बन और वाटर से बने कंपाउंड्स हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शुगर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं C6H2O6, राइट, ऐसे भी लिख सकता हूं, तो दिस इज ग्लूकोज। ऐसे ही एक शुगर होती है सुक्रोज, जो आप गन्ने का जूस पीते हो, ठीक है, उसमें मेन सुक्रोज कंटेंट होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं C12H2O11, राइट, सुक्रोज। पर एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, देयर इज अ कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये भी इस फार्मूला को फॉलो करता है, C2H2O दिस आल्सो फॉलोज द फार्मूला कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन। बट एसिटिक एसिड, यार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एसिटिक एसिड तो विनेगर में होता है, ठीक है। अब किसी का बीपी लो हो रहा होता है, उसे विनेगर पिला देते हैं क्या, है पी ले, ठीक, ऐसा तो नहीं करते ना, बिकॉज विनेगर इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो है, इस फार्मूला में तो फिट हो जाता है, पर वो कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, ओके। तो अगर कोई हमसे पूछे कि नेम अ कंपाउंड व्हिच इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, सो दैट कंपाउंड इज एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसी के चक्कर में हमारी डेफिनेशन 1 फेल हो गई कि ये जो हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोलते थे ना, इसको अब से नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो दिस फेल्स आवर फर्स्ट डेफिनेशन दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर नॉट, ओके। सो लेट्स गो टू द सेकंड डेफिनेशन, ठीक है। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीकीटो कंपाउंड्स which are optically active and give energy to the body। ये पॉलीहाइड्रोक्सी, जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स लगे हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का तो यही मतलब होता है OH ग्रुप्स, ठीक है। पॉलीकीटो या फिर इनमें बहुत सारे C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स लगे हो, ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनमें कायरल कार्बन पाए जाते हैं और मेन काम तो वही है, दे गिव एनर्जी टू द बॉडी, राइट, ओके। तो कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, ओके।
एंड इसका स्ट्रक्चर बहुत स्पेसिफिक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ना बेटा ऐसे बनेगा, 6 कार्बन होते हैं ना ग्लूकोज में, C डबल बॉन्ड O, पहले एल्डिहाइडिक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, राइट। तो बेटा जो मैं बोल रहा हूं लास्ट वाला तो CH2OH है, अल्कोहल, सिंपल। अब जो बोल रहा हूं उसको याद रखना, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, राइट लेफ्ट राइट राइट, ओके। ये OH इसी पोजीशंस में ही होने चाहिए। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो ये ग्लूकोज की जगह कुछ और ही बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको ऐसे ना बना के यहां पे H और यहां पे OH बना दिया, मैंने राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कर दिया, तो ये ग्लूकोज नहीं है, ये गैलेक्टोज है, ये कुछ और है। बाय चांस मैंने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया ना राइट लेफ्ट राइट राइट से, तो वो कुछ और ही बन जाएगा। समझ आई? ये देखो, ये बना हुआ ग्लूकोज, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। ये रहा गैलेक्टोज, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला भी वही है, इसका भी वही है, C6H12O6, उसका भी वही फॉर्मूला है, C6H12O6, दिखने में भी बहुत सेम है, सिर्फ चौथा कार्बन डिफरेंट है इनका, ये ठीक। अब जो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे से सिर्फ एक कार्बन में डिफर करते हैं, कि एक कार्बन उल्टा रखा हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? एनोमर्स। These are isomers which differ in configuration only at one carbon, ठीक है। जो आइसोमर्स सिर्फ एक कार्बन पे डिफर करते हैं, इन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स। ये बात सबको समझ में आती है? एंड वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम राइट लेफ्ट राइट राइट बनाएंगे अगर हम ग्लूकोज बनाना चाहते हैं। अगर हम फ्रक्टोज बनाना चाहते हैं तो लास्ट के 4 कार्बन सेम बनाने, बिल्कुल सेम। C डबल बॉन्ड O पहले कार्बन की बजाय दूसरे कार्बन पे बनाना पड़ता है। ग्लूकोज एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज कीटोन है, ठीक है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ठीक। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ चौथे कार्बन का डिफरेंस है। ये बात सबको समझ में आती है, ठीक। पर अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने इनके नीचे क्या लिखा हुआ है? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज। ये क्या इज्जत देने के लिए लिखा हुआ है? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज नहीं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशंस यूज होती हैं डी एंड एल, राइट, जिसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है डेक्स्ट्रो और लेवो, ठीक है। बहुत बार ऐसा असर्शन रीजन क्वेश्चन में पूछा होता है कि द डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। गलत, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, मतलब जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए, एल का मतलब होता है लेवो, जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा कुछ पढ़ा था। तो यहां पे डी और एल का मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। डी और एल का यहां पे क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर लास्ट और सेकेंड लास्ट OH सेम साइड पे आ गए तो हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट के आगे डी। अगर लास्ट और सेकेंड लास्ट OH ऑपोजिट साइड पे आ गए तब हम लिखते हैं एल, ठीक है। यहां पे डी और एल डेक्स्ट्रो एंड लेवो नहीं है। अगर मुझे ऑप्टिकल रोटेशन बतानी ही होगी तो डेक्स्ट्रो को लिखेंगे प्लस से और लेवो को लिखेंगे माइनस से, ठीक है। अगर मुझे ऑप्टिकल रोटेशन बतानी है जो कि आएगी इस चैप्टर में, तो मैं डेक्स्ट्रो को लिखूंगा प्लस से और लेवो को लिखूंगा माइनस से। डी और एल का मतलब डेक्स्ट्रो लेवो नहीं है। डी का मतलब लास्ट और सेकंड लास्ट OH सेम साइड पे खत्म हुए थे, एल का मतलब है लास्ट और सेकंड लास्ट OH ऑपोजिट साइड पे खत्म हुए थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? तो इसीलिए अब ये देखो, ये जो 3 बनाए थे मैंने, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, है ना, तो इन सब में ही OH सेम साइड पे खत्म हो रहे हैं। लास्ट वाले 2 OH अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2 OH सब में सेम साइड पे है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों के आगे क्या लिखा है? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज। ये बात समझ में आती है, ठीक है।
कि मैंने तीनों के आगे डी क्यों लिखा है कि लास्ट के दो OH सेम साइड पे है, डी और एन हम इस तरीके से यूज करते हैं। फाइन, इधर आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज है, मोस्टली स्वीट है। आपने ग्लूकोज टेस्ट किया होगा, है ना, चीनी खाते ग्लूकोज, राइट। इसके अलावा आपने सुक्रोज टेस्ट किया होगा, गन्ने का जूस पिया होगा, है ना, वो भी स्वीट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली स्वीट टेस्ट के होते हैं, ठीक है। अब स्वीट है तो उनको शुगर्स भी बोल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैंने कार्ब्स छोड़ रखे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने शुगर्स बिल्कुल छोड़ रखे हैं, है ना। ऐसा सुना होगा आपने सोसाइटी में आजकल, बड़ा कॉमन। फाइन, तो स्वीट है इसलिए इनको शुगर्स भी बोल देते हैं। शुगर को लैटिन में बोला जाता है सैकरिन। सैकरिन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा तो एक शब्द आ गया सैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो सैकराइड सैकराइड में ही लगे रहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बोलते ही नहीं है, उनमें यही शब्द चलता है सैकराइड। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट बोले या सैकराइड बोले एक ही बात है, ठीक। ये सैकराइड कहां से आया? सैकरिन से। सैकरिन शुगर होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को ही शुगर बोलते हैं क्योंकि वो स्वीट टेस्ट के होते हैं। अब सैकराइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स। सो सैकराइड्स तीन तरीके के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को आप हाइड्रोलाइज करो, ग्लूकोज ना ऑलरेडी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके कुछ और नहीं बन जाएगा प्रोडक्ट। ग्लूकोज में पानी डालो तो ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं एग्जिस्ट करते, इससे सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। ओके, तो ये तो है मोनोसैकराइड की हाइड्रोलाइसिस करो कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जैसे सुक्रोज। सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइज करो, यू गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें आप वाटर डालो, एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। तो बेटा इसको तो हमने हाइड्रोलाइज किया तो सिंपलर प्रोडक्ट्स बने ना। कितने सिंपल प्रोडक्ट्स बने? दो, ठीक है। तो इसे डाइसैकराइड बोलते हैं कि ये दो मोनोसैकराइड्स लीड करता है, ठीक। ऐसे ही सुक्रोज जैसा माल्टोज होता है, माल्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, उसको हाइड्रोलाइज करो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। लैक्टोज, इसको हाइड्रोलाइज करो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है, ठीक। ये बात समझ में आई? ओके, तो ये हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ओलिगोसैकराइड्स होते हैं ना, ओलिगोसैकराइड्स वो सैकराइड्स हैं या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मैं हाइड्रोलाइसिस करूं तो 2 से लेकर 9 प्रोडक्ट्स बने। जैसे इनमें तो 2 बन रहे थे, 2 की बजाय 3 भी बनते, 4 भी बनते, तो भी मैं उसे ओलिगोसैकराइड में ही रखता। लेकिन अगर 10 से भी ज्यादा बन रहे तब मैं उसे बोलूंगा पॉलीसैकराइड। जैसे स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो 1500 से 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। देखो यार, ग्लूकोज ना बड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। वो प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एग्जैक्टली स्टार्च क्या है इसका एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं। जैसे आज अगर आप मार्केट में रबर बैंड खरीदने निकल जाओ, छोटे वाले रबर बैंड होते हैं ना जो नमकीन के पैकेट में लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या आपको मार्केट में एक सिंगल रबर बैंड मिलता है खरीदने के लिए? नहीं, आपको पूरा पैकेट मिलता है ना। ये 10 रुपए का पैकेट है, इसमें बड़े सारे रबर बैंड है, समझ आए? एक सिंगल तो नहीं बिकता ना, ओके, क्योंकि सिंगल क्या खरीदोगे, वो तो मांग लेते होते हैं किसी से, खरीदते थोड़ी है वो। फाइन, तो ऐसे ही ग्लूकोज ना बड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बना, लेकिन प्लांट ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं स्टोर करता, वो उसका पैकेट बना लेता है 1500 से 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का और ऐसे स्टोर करता है, ठीक है। उस पैकेट को स्टार्च बोलते हैं, समझ आए? राइट, तो ऐसा ही है। तो स्टार्च इज दैट फॉर्म इन विच प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज, राइट। हाइड्रोलाइज करोगे सारे अलग हो जाएंगे, ग्लूकोज 1500 से 2000 निकलेंगे इसके अंदर से। ऐसे ही सेल्यूलोज भी सेम है, सेल्यूलोज भी होता है प्लांट्स में सेल वॉल में। ग्लाइकोजन, इसके आगे मैंने लिखा है एनिमल स्टार्च। जैसे प्लांट्स ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनिमल्स, हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स स्टार्च स्टोर करते हैं, एनिमल्स ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड वेजिटेरियन से ज्यादा इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं।
क्योंकि वेजिटेरियन फूड में होता है स्टार्च, जो चीज प्लांट सोर्स से आई है उसमें स्टार्च होगा, और जो चीज एनिमल सोर्स से आई है उसमें ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, तो अगर हम चिकन खा रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी ग्लाइकोजन है और हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को स्टोर करती है, उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हो तो उसमें स्टार्च है, हमारी बॉडी स्टार्च नहीं स्टोर करती। ठीक है, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर करती है, तो पहले वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगी, फिर वो उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बनाएगी। ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड हमें जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें काम कम करना पड़ता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। ठीक है, एनिमल फैट्स जो होते हैं दे आर इजीली डाइजेस्टेबल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, इसीलिए जब किसी को चोट वोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप प्लीज नॉन वेज खाओ, उससे आपकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, ओके। एनीवेज, मोनोसैकेराइड्स में से एक दो को डिटेल में डिस्कस करते हैं पहले। जैसे सबसे पहले आता है ये ग्लूकोज, वही आ गया राइट लेफ्ट राइट राइट वाला। ओके, इसको ऐसे भी लिखा हुआ है किताब में, पहले एक एल्डिहाइड ग्रुप आता है CHO, फिर 4 कार्बन ऐसे आते हैं जिनपे एक H एक OH लगा हुआ है, 4 कार्बन ऐसे आए जिनपे एक H एक OH, लास्ट में आता है CH2OH। ठीक है, राइट, तो ऐसे लिखूं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। कमिंग टू अ टॉपिक जिससे क्वेश्चन गारंटीड आएगा, गारंटी। ठीक, कि ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसा दिखता है, हमें कैसे पता चला, हाउ डिड वी गेट टू नो कि ग्लूकोज तो ऐसा दिखता है? वी डिड सर्टेन रिएक्शंस। अब जिसको वो गैलेक्टोज, हाँ, ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, ये सही है। ठीक है, सुन, यस, शुगर है तो मतलब पोटैटो जैसे, हाँ राइट, आलू में होते हैं शुगर्स, यस, हम यही बोलते हैं आलू इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, सुनिए, तो अब कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं जिनके थ्रू पता लगाया गया था कि ग्लूकोज तो ऐसा दिखता है। ओके, सो कमिंग टू द रिएक्शंस, इन रिएक्शंस पे आते हैं। अब ये उसी को समझ आएंगे जिसने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, सिर्फ इतना ही पार्ट है जिसमें पिछला रेफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखते हैं किस किस को समझ आता है तुम में से। देखो, साइंटिस्ट लोगों ने ग्लूकोज लिया, उसका रिएक्शन किया रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। ठीक है, ग्लूकोज लिया, उसका रिएक्शन किया रेड फास्फोरस HI के साथ, बन गया N-हेक्सेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रेफरेंस, रेड फास्फोरस और HI ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना ही नहीं है। इसको जिसके साथ मर्जी रिएक्ट कर दो, इसने एल्केन ही बना। ठीक है, जिसके साथ मर्जी रिएक्ट करो। तो जब ग्लूकोज से रिएक्ट करके N-हेक्सेन बन गए, राइट, तो इससे क्या पता चलता है? यार रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या ड्यूरिंग रिडक्शन नंबर ऑफ कार्बन भी कम ज्यादा होते हैं? नहीं। तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना ना, इसका मतलब यहां पे भी 6 कार्बन रहे होंगे। ठीक है, और बिल्कुल सीधा सीधा मॉलिक्यूल बना, इसका मतलब ये भी स्ट्रेट चेन है, लीनियरली अरेंज्ड है। ओके, तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला फर्स्ट थिंग कि कार्बन ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 के 6 सीधे लगे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग वी गॉट टू नो अबाउट ग्लूकोज। ठीक है, अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता चला, एक चीज पता चली। फिर हमने ये वाला रिएक्शन करा के देखा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। वी डिड दिस रिएक्शन। क्या है इसमें? शायद तुम्हें याद हो कि ये पढ़ाया था कि जब भी C डबल बॉन्ड O के सामने ये होता है NH2 होता है, राइट, कुछ नहीं करना, बीच में से H2O उड़ाना होता है, बताया था ये। हमने रिएक्शन किया ग्लूकोज का NH2OH के साथ, यहां पे C डबल बॉन्ड O था ना, NH2 था, बीच में से H2 उड़ा, ऑक्साइन बन गया। बेटा ऑक्साइन तो वही चीज बना सकती है ना जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, है ना, राइट। अभी तक तो हमें यही पता था कार्बन में 6 कार्बन है, सॉरी ग्लूकोज में 6 कार्बन है। अब हमने देखा कि वो ऑक्साइन भी बना रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में ये भी होगा, C डबल बॉन्ड O भी होगा, तभी तो ऑक्साइन बना रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है। ये नहीं पता कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप तो है। ओके, यस, ठीक। थर्ड, शायद तुम में से कई लोगों को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद हो, याद है किसी को? नहीं है? याद है?
अच्छे दिन कब आए? चलो कुछ लोगों को नहीं याद, दो ही आवाज आई थी। एक रिएक्शन होता था अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट गिव्स एस्टर प्लस वाटर। कि अगर हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं तो यहां से H जाता है, वहां से OH, H2O चला जाता है, एस्टर बन जाता है ये। ठीक, तो एस्टर कब बनता था? जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करें। फाइन, इधर देखो हमने रिएक्शन किया एक्सेसिव एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो वो एसिटिक एसिड ही बन जाता है। तो लिखते ये हैं पर टेक्निकली हम एसिटिक एसिड से ही रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने बहुत ज्यादा एसिटिक एसिड डाला तो हमने देखा कि ये बन गया पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, 5 जगह एस्टर बन गया। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड डालने से एस्टर बन गया, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में OH ग्रुप्स होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है? अल्कोहल के साथ ना। तो 5 जगह एस्टर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड डालने पे। तो इसका मतलब 5 जगह OH प्रेजेंट होगा इसमें ग्लूकोज में। तो इस रिएक्शन से फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट से ये कंफर्म हुआ कि कार्बोहाइड्रेट इसमें ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या पता चल चुका है? हमें पता चल चुका है ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स है। ये सब चीजें हमें ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, राइट? यहां तक समझ में आता है? अब बस पता लगाना है कि C डबल बॉन्ड O कहां पे है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। उसके लिए हम इसका रिएक्शन कराते हैं 2 चीजों के साथ सॉरी एक ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करा के देखते हैं और एक नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड ना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो ऊपर नीचे ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, तो ये COOH ऊपर COOH नीचे, ये अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड को भी। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना एनीवे आसान होता है, तो ये तो बना देता है सैकरिक एसिड। ठीक, लेकिन जब हम थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं ना, अब ये बात तुम बताना मेरे को कि इनमें से किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है। एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो आपने सिर्फ यहां से एक बॉन्ड तोड़ना है, H की जगह OH चाहिए। लेकिन अगर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है, सॉरी ग्लूकोज को नहीं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है, तो यहां से आपको 2 हाइड्रोजन भी हटाने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन भी लगाना पड़ेगा। किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है, किसमें कम काम लग रहा है, उसमें या इसमें? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में थोड़ी सी मेहनत कम है, सिर्फ एक ऑक्सीजन डालना है, बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी डालना है, 2 हाइड्रोजन भी हटाने, तो यहाँ पे ज्यादा काम है। तो इन दोनों में से किसकी ऑक्सीडेशन आसान होगी? उसकी। उसको ऑक्सीडाइज करना आसान है, राइट? तो जब हमने ब्रोमीन वाटर डाला, ठीक है, व्हेन वी एडेड ब्रोमीन वाटर जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल नहीं हुआ ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, राइट? कीटोन को ऑक्सीडाइज करना तो सबसे मुश्किल होता है, वो तो एल्डिहाइड से बहुत ही मुश्किल होता है। तो COOH बन गया ना, एक साइड बना, एक जगह नहीं बना, राइट? इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो ग्लूकोज में एक C डबल बॉन्ड O था ना, वो टर्मिनल पोजीशन पे लगा था, क्योंकि ब्रोमीन वाटर के बस की नहीं है कि वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, वो सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता था। एक ऑक्सीडेशन हो गई, इसका मतलब ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ये बात समझ में? एंड फाइनली हम इस स्ट्रक्चर पे पहुंचे कि हमें पता चल गया कि 6 कार्बन है, जिसमें से एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो वी केम टू दिस स्ट्रक्चर, यहां तक पहुंच गए। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि when glucose is reacted with acetic anhydride the penta, इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने से पेंटा एसिटेट बनता है ग्लूकोज का, इससे क्या सिग्निफाई होता है? तो आपसे सिग्निफिकेंस पूछते हैं। इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, राइट, ठीक है।
अगर आप इसमें भी HNO3 डाल दोगे तो इजीली बन जाएगा, इनफैक्ट कम काम करना। ओके, अब बेटा बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या मतलब है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का? ये जो हम पढ़ रहे थे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ये जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे ये खास सही नहीं है बेटा। ठीक है, ऐसे ही बस टाइम पास। सुन, ये इतने सारे रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, आता है पेपर में, बट दिस इज नॉट ट्रू। ओके, क्योंकि अगर ये एल्डिहाइड था, ठीक है, तो यार कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो ये वाला रिएक्शन भी देते हैं 2,4-DNP टेस्ट, ग्लूकोज तो नहीं देता, राइट? एल्डिहाइड था तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी देना चाहिए था। मर्जी का आदमी है, कभी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, कभी नहीं देता। ये क्या बात हुई? तो ऐसी चीजें क्यों हो रही थी? साइंटिस्ट लोगों को थोड़ा दिमाग खराब हुआ। चलो आओ देखते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया, कह रहे देखो यार, ग्लूकोज का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, वो है ही नहीं जो आप बना रहे हो। दैट इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और, आप समझते हैं वो क्या और है? हम ग्लूकोज को ऐसे बनाते हैं, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना। और हमने पढ़ा है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते होते हैं, ऐसे वाले पढ़ा हुआ है ना ये कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है गिविंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो यही काम करते हैं यहाँ पे। जो पांचवा ऑक्सीजन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, कार्बन के ऊपर ही अटैक कर देता है, और ये कार्बन एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ देता है। ऑक्सीजन के साथ O- हो जाता है, ये H+ उसके पास चला जाता है, राइट? तो यहाँ पे OH आया, ये ऑक्सीजन, ये जो पांचवें कार्बन पे ऑक्सीजन लगा था, ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन बन जाता है बिटवीन 5th कार्बन एंड 1st कार्बन। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा। ये अब जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, ये जो पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन है ये ब्रिजिंग बन गया बिटवीन 1st एंड 5th। ठीक है, जो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन, ये इसके साथ चला गया, OH बन गया। ठीक है, अब ये काम भी दो तरीके से हो सकता है। जो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड O था, हो सकता है वो राइट साइड पे चला जाए, हो सकता है वो लेफ्ट साइड पे चला जाए। ठीक है, हो सकता है वो राइट साइड पे चला जाए, हो सकता है लेफ्ट साइड पे चला जाए, राइट? अगर वो राइट साइड पे चला गया, OH टू द राइट, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। यही OH अगर लेफ्ट साइड पे चला गया तो इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब फिर से वही बात बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या फर्क है? सिर्फ एक कार्बन में ही तो फर्क है, पहला कार्बन, बाकी सब तो सेम ही है। जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चौथा कार्बन डिफरेंट था, है ना? तो ये भी एनोमर्स ही है ना? ये कौन से कार्बन पे डिफर करते हैं? पहले कार्बन पे। इनमें पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज में चौथा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक, तो ग्लूकोज के एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जो अभी अगला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं वो है हैवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक, आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं, बता देता हूं। पेपर में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं इनमें से एक की भी ड्राइंग नहीं आएगी आपके पेपर में, ठीक है? बने हुए आ सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन बनाने को नहीं आएंगे। ओके, so that makes it a bit easier for you। ये देखो यार बच्चों, आप लोग फोटो एडिटिंग करते हो, ठीक है? उसमें कई बार फोटो ऐसे पोर्ट्रेट मोड में क्लिक हो जाती है, फिर ऊपर एक ऑप्शन होता है ना उसको रोटेट करने का, 90 डिग्री आप रोटेट करके इसको लैंडस्केप बनाते हो, करते हो ऐसे, है ना? करते होगे ये काम, तो करता है
तो ठीक से क्यों खींचता फोटो? ठीक है, WhatsApp पे भेज जाती है जो लैंडस्केप फोटो से पोर्ट्रेट में बनाते ओ अच्छा ठीक, मत किया करो, तो ऐसे टेढ़ा रहती है कोई देखता थोड़ी है। काम करना होता है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, इतना बड़ा नहीं पढ़ लूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनो तो सिंपल, यहां पे भी वही किया हमने, इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझ लो 90 डिग्री घुमा रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज इस वाले स्ट्रक्चर को 90 डिग्री घुमा रहे हैं। 90 डिग्री घुमाएंगे तो जो चीजें राइट में थी वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, जो चीजें लेफ्ट में थी वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। ऐसा ही होगा ना, राइट वाले ग्रुप्स नीचे, लेफ्ट वाले ऊपर, राइट डाउन लेफ्ट अप, ओके। यही है बेटा, देख अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में राइट साइड पे कौन है? OH OH H OH, तो राइट साइड पे कौन था? OH OH H OH, ठीक है। राइट वाले नीचे आ गए, जो ग्रुप्स लेफ्ट में लिखे हुए थे वो ऊपर आ जाएंगे, H H OH H H H OH H, ठीक है। ये ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज। अब एक बात सुनो, ये इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो ग्लूकोज के, ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर, क्या इसमें आपको ये वाला ग्रुप दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप। कैन यू सी द एल्डिहाइड ग्रुप इन दिस स्ट्रक्चर? नहीं है ही नहीं इसमें। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तो फिर क्यों देगा ये सिल्वर टेस्ट, क्यों देगा ये 2,4-DNP टेस्ट? ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता, इनफैक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, समझ में आई? सर तो एल्डिहाइड है काफी ये और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होते हैं, कभी बनता है कभी नहीं बनता, ठीक है। ये सीख, हाँ जी। पर अब अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा अल्फा डी ग्लूकोज, मैंने ये लिखा है, इसको बुक में अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज लिखा हुआ है। इन द बुक इट इज रिटन दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, उसको लिखा है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये पाइरानोज कहां से आया? अच्छा खासा तो चल रहा था अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। द आंसर इज बेटा, कोई भी आपको 6 मेंबर्ड रिंग दिखेगी, शुगर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो 6 मेंबर्ड रिंग पाइरानोज शुगर, 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरानोज शुगर। तो कोई भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे जिसमें हेक्सागोनल रिंग बन रही है वो पाइरानोज है, जिसमें पेंटागोनल रिंग बन रही है वो फ्यूरानोज है, ठीक। फ्रक्टोज पे आते हैं। ये फ्रक्टोज का कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने बताया था फ्रक्टोज कीटोन होता है, उसमें भी 5वां कार्बन इसको अटैक करता है, ठीक। यहां पे जो रिंग बनती है, इसको मैं बहुत जल्दी करा रहा हूं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो जो यहां पे रिंग बनती है वो 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। इसके भी दो फॉर्म्स हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। पर इसको हम फ्रक्टोपाइरानोज नहीं बोलते, इसको फ्रक्टोफ्यूरानोज बोलते हैं, क्योंकि इसमें तो 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक। तो जैसे ग्लूकोज के दो फॉर्म्स थे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, वैसे ही फ्रक्टोज के भी दो फॉर्म्स हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। ओके, फाइनली डायसैकेराइड्स पे आते हैं। लेट्स कम टू डायसैकेराइड्स नाउ। ऐसी चीजें जिनको हाइड्रोलाइज करो तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसा कैसे? ये देखो, जैसे ये था बेटा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये, ठीक। ये दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। होता ये है, यहां से H और यहां से OH जाता है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने,
दो अल्फा डी ग्लूकोज से जोड़ के, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ डाइसैकेराइड जिसको बोला जाता है माल्टोज। दिस इज माल्टोज, दो मोनोसैकेराइड्स जुड़े हुए हैं इसमें। अब यही मैं माल्टोज में पानी डाल दूं, ठीक है, एरो को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं, यही मैं इसमें वाटर डाल दूं, ठीक है, माल्टोज में पानी डाल, ये अलग वो अलग, बन गए दो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। तो जो ये वाले स्ट्रक्चर्स है ना, जिनके हाइड्रोलिसिस से हमें दो प्रोडक्ट बन मिलते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। समझ में आए? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। फाइन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब हमारे सिलेबस में, ठीक। अब तुमने देखा माल्टोज में एक लिंकेज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन चेन, ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन चेन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है कि इस तरफ भी कार्बन चेन हो, इस तरफ भी कार्बन चेन हो? विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो लिंकेज है ना, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब एक बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन देखो। इथेरिकल लिंकेज मतलब ईथर लाइक लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ H2O। ईथर लाइक लिंकेज बन गई है बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स बाय द लॉस ऑफ H2O, राइट, व्हिच बाइंड्स टू मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, जो दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ के रखते हैं, ठीक है, राइट। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, फाइन। अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सुक्रोज इज आल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि सुक्रोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है। देखो मैंने इसके लिए प्लस लिखा है अलग से। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हम प्लस लिखेंगे, डी नहीं, ठीक। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज की रोटेशन है प्लस 52.5 और बीटा डी की कितनी है? माइनस 92.4, ठीक है। तो बेटा प्लस और माइनस में से माइनस ज्यादा है क्लियरली, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी रोटेशन कैसी होगी? माइनस मतलब लेवो। पहले डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलाइज कर दिया, लेवो हो गया, ओके। तो इसकी रोटेशन चेंज हो गई ना, इन्वर्ट हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी शुगर जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऐसी शुगर्स जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है अपॉन हाइड्रोलिसिस, दैट इज व्हाई सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। समझ आए? सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। ऐसे ही माल्टोज तो बता ही दिया, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से बना। लैक्टोज बना बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज से, ठीक है। लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है, ठीक है, और ये इकलौता ऐसा है जिसमें दोनों ही बीटा डी होते हैं। फाइन, समझ आई? ठीक है, सर ये आगे ज्यादा यस, ठीक है। फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें कि प्लांट एक सिंगल ग्लूकोज को स्टोर करके नहीं रखता, प्लांट को इतना काम नहीं है, ठीक है, इतना मेला नहीं, तो वो पूरा एक साथ 1500 या 2000 इकट्ठे कर लेता है। ये जो 1500 और 2000 इकट्ठे कर लेता है ना अल्फा डी ग्लूकोज, वो किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के खुद के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के खुद के दो कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का 10-15% कंपोनेंट है अमाइलोज, बाकी 80-90% कंपोनेंट है अमाइलोपेक्टिन। क्या फर्क है इन दोनों में? अमाइलोज लीनियर पॉलीमर है, सीधा 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 चलता जाता है, कोई ब्रांचिंग नहीं, whereas अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग भी है, ठीक है। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक। these are the three differences between amylose and amylopectin that you need to know. स्टार्च इनसे बना होता है। बाकी अभी बताया था सेलुलोज भी वही है, जैसे स्टार्च है, बस स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना, राइट। ग्लाइकोजन जिसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं, अभी समझाया था, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी यूनिट है, यहाँ पे आके खत्म होती है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे मिस हुई है, वो भी बता देता हूँ। एनसीईआरटी में एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड
नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप आए, सो दैट वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाए। sugars that can reduce Tollens reagent and Fellings solution, ठीक है। Non-reducing sugars are the ones which do not reduce Tollens reagent and Fellings solution. इनमें मोस्टली कीटोन ग्रुप पाया जाता है। याद रखने का सबसे इजीएस्ट तरीका, बहुत एमसीक्यूज आते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, बताओ इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीका है, हमारे पूरे सिलेबस में नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एक ही एग्जांपल है, वो है सुक्रोज। बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, जो पढ़ा है सब रिड्यूसिंग है। भले ही फ्रक्टोज में तो कीटोन ग्रुप होता है, फिर भी वो रिड्यूसिंग शुगर ही है, ठीक है, समझ आई। तो रिड्यूसिंग शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो उनको रिड्यूस ना कर पाए, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग का हमारे पास एक ही एग्जांपल है सुक्रोज, फाइन। तो हमेशा ये नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे रिड्यूसिंग है हमारे लिए। वैसे तो ऑब्वियसली यहाँ पे और भी होते हैं, बट हमारे लिए इतना ही, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आए। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है, सुक्रोज इन्वर्ट शुगर भी है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। सॉरी, समझ में आया सब लोगों को ये? हाँ जी, लेंथी है लेकिन इजी है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, ओके। आ जाइए, प्रोटीन्स की बात करते हैं। कितने का बचा है सोच ले, कितनी देर का, जितनी देर लगी है उतनी देर और लगेगी। सुनो, प्रोटीन्स की बात करते हैं। अब आप 12th क्लास में हो गए हो, आपके कुछ दोस्त जिम जाने लग गए होंगे, है ना, प्रोटीन के पीछे पागल हुए पड़े होंगे, वही बैठा हमारे आगे, है ना। तो जब हम एक प्रोटीन खरीदते हैं, प्रोटीन के पीछे ना उसकी एमिनो एसिड प्रोफाइल लिखी होती है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड्स हैं, राइट। ये देखो, कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल लिखा है, ये देखो ऐसा, ये सब लिखा होता है। बेसिकली ये देख के प्रोटीन खरीदा जाता है, जिन लोगों को नॉलेज है वो इसको पढ़ के खरीदते हैं, अनलाइक दिस गाय, अरे ठीक है। पापा ने, मतलब मैं क्या बोलते हैं, पापा को नॉलेज नहीं है, ठीक। ये तो कितना बेकार आदमी, मैं इसको बोल रहा हूँ, नहीं मेरी गलती नहीं, पापा की है। नहीं अच्छा है, ये खराब है, आप बता दो। खराब है, अरे क्या दिक्कत है, सही बताओ क्या दिक्कत है, आप ये अच्छा है जिंदगी में, आप बताओ। इसके वैसे अलग से होगा, ठीक है। तो वैसे प्रोटीन रिकमेंडेशन ले देखिए, इन्होंने हाईलाइट किया हुआ ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के लिए ये 3 चाहिए होते हैं, मसल ग्रोथ के लिए, जो कि इन्होंने मेंशन भी किया हुआ 5.6 ग्राम टोटल 13.4 में से, पर इनका कंटेंट थोड़ा और होना चाहिए, ये 3 ज्यादा होंगे तब, क्योंकि तेरा टारगेट तो मसल ग्रोथ है ना। मसल ग्रोथ नहीं, लॉस है, मसल लॉस है, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, सॉरी वेट लॉस, वेट कैसा लॉस है यार ये, वेट लॉस, ठीक। तो वो वाले प्रोटीन ज्यादा होने चाहिए इसमें, ठीक है, मतलब वो वाले अमीनो एसिड्स। एनीवेज, तो रेशियो तो होना चाहिए, तो सही बात दो में पढ़ा लूं। अरे इसी यही लॉजिक चल रहा है, वो नहीं आएगा पेपर में कि बताओ ये वाला प्रोटीन अच्छा है या नहीं। वैसे आदमी ठीक है, चलो बताओ बताओ, नहीं करना हम बच्चे का पता। अरे सुनो इधर, प्रोटीन्स की बात करते हैं, ठीक। द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, मसल ग्रोथ, ठीक है। वैसे ये सब चीजें, प्रोटीन सिर्फ मसल ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, प्रोटीन ऑब्वियसली आपके बालों में भी, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल भी जाएंगे, ठीक है। सुना होगा आपने, बालों में एक प्रोटीन होता है केराटिन, है ना, राइट। तो मुझे पता होगा, लड़कियों को पता होता है, तो ब्यूटी पार्लर में बेचते हैं वो केराटिन। अभी मैं बड़ा सेक्सिस्ट चीज है ये इसमें सेक्सिस्ट चीजें क्या, ये देखो, ये इनके थोड़ी ना नाई बेच रहे हैं इनको केराटिन, इनका नाई का तो भैया चंपी कर लो,
हमारे में नहीं होता है ना सर, इसमें क्या वाली बात है भाई। तारीफ करते तो पागल नहीं पता बायो को पढ़ के पता है क्या है। अच्छा हैं हिडन शैम्पू के आंसर भी तो इसका होता है। हाँ तो पढ़ाई के अलावा सब करना है। यूजर बेसिक ऑब्जर्वेशन है ये तो। बेसिक ऑब्जर्वेशन पढ़ ले। आगे बताओ। चलो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैक्रोनो में भी होता है। हाँ तो मतलब कैरेटिन में कौन सा रहता है? नहीं केराटिन बालों में होता है, नाखूनों में थोड़ी होता है। कौन सा होता है? ये नहीं पता। वैसे तो बॉडी में बहुत सारे ही होते हैं यार, वो बायो पढ़ती है उससे तो कुछ नहीं पता होगा। हमारे बॉडी में 20 टाइप के होते हैं ना। टोटल ही 20 होते हैं। उसमें से 9 या 11 हमारे बॉडी में आ गए थे, बाकी में कंज्यूम करना आ रहा है किसी नहीं। सुनो थोड़ा बेसिक पढ़ा है। लिसन, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा ना कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल यूनिट होती थी मोनोसेकेराइड, ठीक है, और इसमें लिंकेज होती है ग्लाइकोसिलेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता था? सिंपलेस्ट यूनिट मोनोसेकेराइड। बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जुड़ जाते थे, उससे पॉलीसेकेराइड बनता था, स्टार्च बनता था, या सेलुलोज या वो बनता था ग्लाइकोसिन। और कार्बोहाइड्रेट्स में लिंकेज कौन सी होती है? ग्लाइकोसिलेट। ऐसे ही प्रोटीन्स में बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं, तब जाके एक प्रोटीन बनता है, ठीक। और एमिनो एसिड्स के बीच की जो लिंकेज है उसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट एमिनो एसिड्स इज अ पेप्टाइड लिंकेज, ठीक। पढ़ना शुरू करते हैं। ये एमिनो एसिड क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एमिनो ग्रुप भी आए और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी आए, तो इसलिए इसे एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। तो किस नेचर का हुआ? एम्फोटेरिक नेचर का हुआ, क्योंकि इसमें एक बेस भी लगा हुआ है, एक एसिड भी लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ स्टार लगाया क्योंकि ये कायरल कार्बन हो गया, एक तरफ H, एक तरफ R, एक तरफ एमिनो, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 अलग-अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। 4 अलग-अलग ग्रुप लगे तो कार्बन होता है ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये बात समझ में आती है सब लोगों को? ग्रेट, बढ़ते हैं आगे। तो प्रोटीन्स में रिपीटिंग मॉलिक्यूल ये है। अब इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें, ठीक है, तो एक आयन बनता है। ये एसिड का काम करता है, H+ लूज कर देता है, बेस का काम करता है, H+ गेन कर लेता है। तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब मैं इसको क्या बोलूं? मैं कैटायन बोलूं या एनायन बोलूं? इसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, क्या बोलूं इसको? तो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, जो कैटायन भी है और एनायन भी है और ओवरऑल न्यूट्रल भी है, ठीक है। इसको कौन सा आयन बोलते हैं? ज्विटर आयन। इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों ही है, ओके। इतनी बात समझ आती है? तो अगर आप एमिनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, इट गिव्स यू ज्विटर आयन, ठीक। ज्विटर आयन पे इफेक्ट ऑफ पीएच पूछ लिया जाता है कभी-कभी। क्या इफेक्ट ऑफ पीएच होता है? सुनो बेटा, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालूं, एसिडिक मीडियम में कौन से आयंस होते हैं? H+ आयंस। बेटा अगर इस मॉलिक्यूल के आसपास पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ ही करेगा ना, राइट। पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ। तो ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है, राइट, ये बन जाता है। तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, लेकिन वो प्लस तो अभी भी रह गया। तो बेसिकली अब ये ज्विटर आयन नहीं रहा, अब ये कैटायन बन गया। अगर आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, ठीक। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला होता, ठीक, तो क्या होता? तो माइनस प्लस के साथ रिएक्ट करता, यहां से H+ को ले जाता। उस केस में वो तो एज इट इज ही रहता, CO-, ये NH2 न्यूट्रल हो जाता। तो अब ये क्या बन गया? एनायन। एनायन एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है, ये। और अगर आप इसको न्यूट्रल मीडियम में डालोगे तो न्यूट्रल ही रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो जो इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं जहां पे एमिनो एसिड की कोई मूवमेंट नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसमें एमिनो एसिड ना तो एनोड की तरफ मूव करता है, ना ही कैथोड की तरफ। देयर कम्स अ पीएच वैल्यू। एक पीएच वैल्यू ऐसी होती है, हर एमिनो एसिड के लिए अलग अलग होती है, सबके लिए पीएच 7 नहीं होता है, किसी के लिए पीएच कम होता है, किसी के लिए पीएच ज्यादा होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एमिनो एसिड किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते, ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। इस पॉइंट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ओके। दिस
क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, जो ये भाई साहब भी बोल रहे थे, ठीक है। पूछ रहा था। यस, दो तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं, जरूरी और जो जरूरी नहीं है, ठीक है, राइट। बेटा आपके लिए क्या जरूरी है? जैसे अगर हम मेहुल से पूछें, मेहुल व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? सर चाहिए, एग्जैक्टली। देखो यार, हमें ना वो चीज चाहिए होती जो हमारे पास नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसे हम जरूरी होना समझते हैं, ठीक है, राइट। तो मेहुल को इज्जत चाहिए, ओके। ऐसे हमारी बॉडी में दो तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। फाइन। एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, भाई ये चाहिए, और जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। ये थोड़ा चाहिए, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। फाइन। देयर आर सम एमिनो एसिड्स व्हिच आर ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन। लेकिन कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये हमें डाइट में चाहिए, ठीक है। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, फाइन, टोटल 20 होते हैं। तो ये वैलिन, ल्यूसिन, इनके स्ट्रक्चर दिखा देता हूं तुम लोगों को। ये होते हैं इनके स्ट्रक्चर, ये चीज तो कॉमन ही है, ये 3 ग्रुप्स, एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, एक एमिनो ग्रुप होगा, ये तो सब में ही कॉमन है। वैरी क्या कर रहा है? एल्काइल ग्रुप R। अगर आप R की जगह H ले लो तो ये होता है ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, इकलौता एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके दो बॉन्ड्स तो सेम ही होंगे, ऊपर भी H नीचे भी H, कार्बन कायरल ही नहीं रहा। तो पूछ सकते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम एन एमिनो एसिड, द ओनली एमिनो एसिड व्हिच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। द आंसर इज ग्लाइसिन, ठीक है। देन अगर मैं H की जगह CH3 ले लूं, एलेनिन, उसकी जगह ये ले लूं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, वैलिन, आइसोब्यूटाइल ले लूं, ल्यूसिन, ठीक है। ये ल्यूसिन इज द एमिनो एसिड जो सबसे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है बॉडी बिल्डिंग के लिए। ये है एमिनो एसिड जो आपके मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ठीक है, फाइन। तो जब हम बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोटीन खरीदते हैं उसमें ल्यूसिन कंटेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से लेना। चल ठीक है, मसल लॉस के हिसाब से तो नहीं लेता, वो तो तेज निकल गया। चल ठीक। ये समझ में आया, एमिनो एसिड एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ये आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए ग्लाइसिन इकलौता ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ओके, लिंकेज बिटवीन एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये कितना अच्छा बहुत बचा है, थोड़ी ब्रेक दे दो, नहीं दे सकते, 2 मिनट बिल्कुल भी नहीं, फोन दे दो फिर, और भी नहीं, मतलब ही नहीं, ठीक है। फिर सब कर लो ना उससे। हाँ, सब कर। यार ऐसा कुछ नहीं, देखो फोन क्यों दो तुम्हें, जिसका मैसेज आना है वो स्कूल गए, ठीक है, तो छोड़ो, क्या करना तुमने, तो सब कर ले लो, सब देख रहे हैं। लेकिन ये बेचारे मैसेज नहीं चलाते। हम तेरे को भी- लगता है मेरा जो किसी का मैसेज आया आता है, दे फिर फोन। ये रिमोट में डाल रखा है कि ना है। अच्छा चलिए, सुनो लिंकेज बिटवीन एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के बीच में लिंकेज कौन सी है? पेप्टाइड लिंकेज, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। ये भी H2O के लॉस से ही बनती है, ठीक है। यहां से H गया, यहां से OH गया, ये दोनों एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। बेटा दो एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलो अब तुम क्योंकि थक रहे हो तो एक लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मैं हर बार पूछता हूँ, इससे पता चलता है कि लोगों की लॉजिकल एबिलिटी कितनी, ठीक। चलो ये तुम्हारे सामने एमिनो एसिड ऐसे बनता है, ठीक है। मतलब एमिनो एसिड इस तरीके से लिंक होता है, दो जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। सुनो, अगर 1500 एमिनो एसिड्स जुड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? 775 वेरिएबल सॉरी हाँ? वेरिएबल वेरिएबल नहीं, एक नंबर है।
दो के जो दो जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, 1500 जुड़ेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे? सर जैसा भी पूछ रहे हैं तो वापस ये 1500 डिवाइड बाय 2 1500 डिवाइडेड बाय 2 होता है 750। उससे बनेंगे नहीं क्योंकि अपना राष्ट्रीय में ऐसा क्वेश्चन था पर उसमें 1500 है तो ये वापस नहीं बन सकता। किसी को इसकी बात समझ आ रही है? सर जैसे कि ये ब्रेक हुआ क्या है कि ब्रेक हो कैसे बदल सकता है कि रिवर्स हो जाए? रिवर्स नहीं, दैट्स नॉट द लॉजिक। चलो दो लोगों का आंसर है 750। आई डोंट अगर इतना नो आसान है तो ये तो गलत ही होगा। ये आई डोंट नो अबाउट दिस आंसर ठीक, कुछ भी हो सकता है। सोचो, लगाओ दिमाग। 1500 एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड? आप बता दीजिए, मुझे पता होगा। चलो अरे मैं बता दूं सर इसमें तो बिल्कुल नहीं बनेगा। 375 375, बिल्कुल गलत। इसका आंसर सही है। द आंसर इज 1499। क्या? तो मैंने क्या कहा था तो तूने गलती से भी ये नहीं कहा था। ये वेरिएबल कहा था वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल तो सब कुछ होता है, 0 से लेकर मिनट तक। मेरा तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 750 तो ऑब्वियसली नहीं होना था। क्यों? ठीक है, सुनो, एक ही बनते हैं क्या सबसे? नहीं, लिसन बेटा, एक एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड जुड़े, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, पर अब इनके साथ एक तीसरा जुड़ेगा। चेन रिएक्शन 3 जुड़ गए, पेप्टाइड बॉन्ड कितने बने? 2। ऐसे ही एक और जोड़ दूंगा तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। 4 एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड, 5 जुड़ेंगे तो 4, ठीक है, n जुड़ेंगे तो n-1। सिंपल। 1500 जुड़ेंगे तो 1499। ये सब साथ में ही लगा। ऐसे ही जुड़ते हैं, चेन तो ऐसे ही बनेगी ना। तो 1500 2000 की। इसलिए बताना चाहिए। तो थोड़ा चेन दिमाग लगाओ। ना कि क्वेश्चन क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं बेटा, लाइफ इज अनफेयर। मैथ्स का क्वेश्चन याद आ गया। क्या मैथ्स है भाई? तो भाई तेरे को गलत ही चीजें याद आती हैं। क्यों पढ़ेंगे और क्या कर रही है तो चलो, तो अगर 2 एमिनो एसिड जुड़े हैं और एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बना है, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोनोपेप्टाइड। अगर 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। 4 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 3 पेप्टाइड बॉन्ड, उसे बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ गए तो हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन बोलते हैं। जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं, 1500 2000, उसे बोलते हैं प्रोटीन। ठीक, अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको सीक्वेंसिंग बताई जाती है कि आपके पास जो एमिनो प्रोटीन है उसमें एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या था। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर टोल्ड। जैसे आपको बता दिया, पहले एलेनिन लगा है, फिर वैलिन, फिर ल्यूसिन, फिर ग्लाइसिन। ठीक है, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन। आपको सिर्फ ये सीक्वेंस पता है कि हम पहले एलेनिन लगाते हैं, फिर वैलिन, फिर ल्यूसिन, फिर ग्लाइसिन। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता है। जब अगर आपको सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड्स पता है तो दैट मींस आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर पता है। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको सीक्वेंसिंग के साथ साथ ये भी पता है कि जो आपकी प्रोटीन चेन है वो कहां से फोल्ड होती है, इफ यू नो द फोल्डिंग बिटवीन द चेन्स, यू नो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंसिंग भी पता है, फोल्डिंग भी पता है, आपको ये भी पता है आपकी चेन सराउंडिंग चेन के साथ, साथ वाली चेन के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, तो आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर भी पता है। अगर आपको सीक्वेंस भी पता है, उसका फोल्डिंग भी पता है, उसका नियरेस्ट चेन के साथ इंटरैक्शन भी पता है, और आपको ये भी पता है कि वो पूरे सराउंडिंग्स में कैसे बिहेव करती है, मतलब सोसाइटी में कैसे फिट होता है, जहां पे और अमीनो एसिड चेन्स भी हैं, तो आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी पता है। ठीक है, ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें आपको पता हो कि सीक्वेंसिंग क्या है,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके से बनाया जा सकता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स होता है जिसमें ये, यार तुमने इस चीज को ऐसे समझो आपको बोला जब आप छोटे थे तो आपके टीचर आपको पनिशमेंट देते होंगे कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, करा है स्कूल में ऐसा किया होगा? तो वेरी कॉमन, तू तो नहीं, ठीक है क्लास के बाहर हाँ। तो मैं पता है इससे खराब पनिशमेंट होती अगर टीचर कहती कि हाथ ऐसे करके खड़े हो। ये ज्यादा मुश्किल है, हाथ ऊपर करना फिर भी आसान है, हाथ ऐसे करना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? इस पोजीशन में होल्ड करना, ठीक है? करके देखना, ठीक है? हाँ, तो इसमें बहुत स्ट्रेन पड़ता है, आर्म्स में दर्द होता है, ठीक? और सिमिलरली यू गो टू द जिम, वहां पे एक एक्सरसाइज होती है, ऐसे चेयर बन के खड़े रहो, है ना? दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज। इस पोजीशन को आप जितनी देर ज्यादा होल्ड करोगे आपके कोर मसल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, एब्स वैब्स बनाने के लिए होता है, या यहाँ पेट वाला फैट कम करने के लिए होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये पोजीशन होल्ड करनी बड़ी मुश्किल है, राइट? कुछ ऐसी सी पोजीशन बन जाती है इसकी, आप एक धागा लो, उसको ना ऐसे गोल गोल घुमाओ, ठीक है? वो कितनी देर ही अपनी पोजीशन होल्ड कर लेगा, आप उसको जैसे ही छोड़ोगे वो सीधा हो जाएगा, राइट? वो ऐसा गोल गोल टिकेगा थोड़ी, वो एकदम से सीधा हो जाएगा ना? तो यार ये पोजीशन तो बड़ी मुश्किल है होल्ड करनी। फिर प्रोटीन ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर पाता है, ऐसे गोल गोल गोल? ऐसा इसलिए एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि उसके अंदर है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगे हुए और यहाँ कहीं पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये टिक जाता है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? अदरवाइज इसका टिकना बड़ा मुश्किल है। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है सीक्वेंसिंग, फोल्डिंग, सराउंडिंग चेन से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पता चलता है कि पूरे होल सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो टर्शरी और क्वाटरनरी इतने काम के स्ट्रक्चर नहीं होते, मेन ये दोनों होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। यहां से बेटा एक चीज पूछी जाती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? सुनो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है जैसे प्रोटीन की फॉर्म चेंज करना, अंडा उबाल देना, ठीक है? चलो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ तुम्हें। व्हेन यू जॉइन अ जिम, जैसे मेहुल है, मेहुल पतला है, मेहुल को अगर कभी भी ज्वाइन करना है तो उसको वेट बढ़ाने के लिए ज्वाइन करना होगा, मसल ग्रोथ के लिए करना होगा, ठीक है ना? जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, यू गो टू द जिम, वो आपको एक डाइट सजेस्ट करते हैं, ठीक है? आपको बड़ी कॉमन सी चीज है, अंडे खाओ, अंडे उबालो, अंडे खाओ, ठीक है? राइट, वेरी कॉमन। तुम ज्वाइन किया था तो कुछ बोला होगा उसने? नहीं कुछ नहीं, बस करो जा। चलो लड़कों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। दिस इज सच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ होती है, लड़कियों को अच्छे से हैंडल करते हैं। तो लड़कों का लड़का है, मेहुल तो लड़का है। मेहुल गया नहीं है ना अभी जिम, वो जाता था इसलिए उसको कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ, अभी भी जाता है, ठीक है? तो प्रोटीन नहीं लेता मैं। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात खराब होता है बॉडी में, सही। अच्छा सुनो, तो बेसिकली डाइट के फॉर्म में आपको बोल देते हैं अंडे खाओ बेटे, अंडे, ठीक है? मैं जब मैंने शुरू किया था तो मैंने 2-3 जिम चेंज किए थे, वहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रेनर मिले। पहला ट्रेनर कैसा, अंडे खाओ, उबाल के खाओ, ठीक है? मस्त खाओ, पूरे अंडे खा लो, ठीक है? ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, मैंने जिम चेंज कर लिया। वो तो कहता अंडे खाओ, मैंने पहले वाला भी बोलता था, कोई इफेक्ट नहीं आया। कह रहे तो अंडे कैसे खा रहा है? मैं कहा मैं उबाल के खा रहा हूँ। कह तू उबाल के मत खा ना, तो ऐसे तोड़ और वैसे पी जा। तो कैसा आदमी है, ठीक है? बट मैं काफी मोटिवेटेड था उस टाइम पे, मैंने मान ली उसकी बात, मैं लिटरली ऐसे ही पी गया। हाँ, ऐसे जाट आदमी था वो, ठीक है? तो कह रहा है भाई बोला करा है पिज्जा, ठीक है? ऐसे दूध में डाल के पिज्जा कुछ नहीं होता, बहुत गंदा होता है, सच्ची बड़ा गंदा लगता है, मैंने पिया था, ठीक है? इफेक्ट उससे भी नहीं आया। पेट खराब हुआ। तीसरे जिम चला गया, पेट खराब नहीं हुआ, बट इफेक्ट कुछ खास नहीं है, ठीक है? तीसरा जिम ज्वाइन किया, उसकी अलग थ्योरी थी। वो कहता है भाई तू ना एक काम कर, अंडा उबालता है ना पूरा मत उबाल, सेमी बॉइल्ड खाना होता है, ठीक है? जब वो जैसे तुम 12 मिनट अंडे उबालते हो तो 6 मिनट ही उबालो बस। उससे क्या होगा ना, वो जेल लाइक हो जाएगा, ना तो वो पूरे तरीके से हार्ड होगा, सॉफ्ट मतलब बिल्कुल सॉलिड होगा, ना ही लिक्विड होगा, वो जेली जैसा होगा, तब खा जाओ, ठीक है? मैंने वो भी ट्राई कर लिया, ठीक है? फर्क तीनों से बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, मतलब वैसे तो पड़ ही गया था, बट ऐसे कहूँ कि मैं एक इनमें से था, तो ठीक है?
लेटर ऑन व्हेन आई स्टडीड कि क्या बेस्ट होता है इसमें से, आपको अंडा पूरा उबाल के खाना चाहिए या कच्चा अंडा तोड़ के खा जाना चाहिए या फिर सेमी बॉइल्ड खाना चाहिए, सो द आंसर केम आउट टू बी इट डजंट मैटर। ठीक है, बहुत गुस्सा आया दूसरे वाले पे, ठीक है, दूसरे वाले पे तो अलग ही गुस्सा आया मुझे जिसने कच्चे अंडे खिलाए। ठीक है, द आंसर इज कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों सेम है, तीनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है खा लो यार। वही येलो वाला निकाल के खाता हूँ। हैं? अब तो मैं 3 साल से प्योर वेजिटेरियन सब छोड़ दिया है, 3 साल से ज्यादा हो गया। टोफू खाते हैं। हाँ सुनो, तो उस चीज को समझाते हैं इसमें, ठीक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें मैंने लिखा है बॉइलिंग ऑफ एग। जब हम अंडे उबालते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन इस तरीके से होती है, चेंज होती है, प्रोटीन की एंटाइगर्ड चेंज होती है। जब हम उबालते हैं, उसको हीट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, ये जो धागा गोल गोल था उसके बीच का बॉन्ड टूट गया तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो जाएगा तो धागे पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड के बजाय सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, ये होता है। तो जब अंडा उबालते हैं तो कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, ये चेन्स अनकॉइल हो जाती है। बेटा जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट रहा है तो क्या सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड भी बदल रहा है? नहीं, बस ये चेन ही तो सीधी हो रही है, राइट? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, एमिनो एसिड तो वही रहते हैं, एमिनो एसिड्स में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक, तो अल्टीमेटली वही काम आते हैं और वो तो सेम ही रहे, चाहे आप अंडा उबालो चाहे कच्चा अंडा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैसे भी चलता बेटा, पर ठीक है भाई, अब कुछ तो बोलना था मुझे। ठीक है, हाँ? प्रोटीन बार सर नॉर्मल डाइट, डाइजेशन में फर्क पड़ता है वैसे हाँ थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। कौन सा वाला? इन तीन, ये तीनों तो सेम ही है ना हमारी बॉडी के लिए, कच्चा अंडा खाना सेम है, कोई फर्क नहीं, बस वो खाना मुश्किल होता है कच्चा अंडा ना, बहुत डेंस होता है, गले में ही फंसाता है। ठीक है, तो खाना थोड़ा सा टास्क होता है, बट एनीवेज यहाँ पे आते हैं, ऐसे मिक्स करके खाएगा वो सब किया हुआ है मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया डाइट से। मैं पहली फोटो दिखाऊंगा, मैं मेहुल से पतला था मैं। हाँ चलो एनीवेज, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को फर्क नहीं पड़ा। यही होती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ठीक है, सीक्वेंसिंग वही रहती है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है, दूध जो दही में कन्वर्ट हो जाता है उसमें भी प्रोटीन वैल्यू सेम ही रहती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर कृपया अपनी स्पेलिंग्स का ध्यान दें। ठीक है, अब पिछले साल एक बच्ची थी, उसने कर्डलिंग ऑफ मिल्क को लिखा हुआ है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, कुछ कुछ भी लिखते हैं बच्चे। ठीक है, ये तुम कर सकता है, क्या प्लीज। क्या लिखा था? उसने आर की जगह डी लिखा हुआ है। ये तेरे पे मेरे को कॉन्फिडेंस है, तू ऐसे ही कर सकता है, तो कृपया अपनी स्पेलिंग संभाले। ठीक है, आ सकता हूँ इसको मतलब ही चलो कोई नहीं। तो प्रोटीन्स, कर्डलिंग का मतलब होता है क्या? कर्डलिंग का हाँ, दही बनना, कर्ड बनना। अच्छा ओके। चलिए एनीवेज, लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को और एक तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस मतलब धागे जैसे सीधे सीधे, ग्लोब्यूलर मतलब एंटैंगल्ड, जैसे वो होते थे ना वायर्ड ईयरफोन जेब से निकालो उलझे पड़े होते थे, फिर उसको सुलझाने में ही बड़ा टाइम लग जाता था, इतने में गाने सुनने का मन खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन वैसे हैं जिनमें जो हमारी प्रोटीन चेन्स है वो एंटैंगल्ड है, राइट, और ये सीधी सीधी है, राइट। तो सीधे सीधे इसको ऐसे समझो कि बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, लड़कियों के ड्रीम बाल, ठीक है, लड़कियों को होगा सीधे सीधे बाल। ठीक है, तो वैसे मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इसका एग्जांपल है केराटिन, केराटिन बालों से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, केराटिन, मायोसिन, ये सब ऐसे हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, वेयर ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, इंसुलिन भी इसी में आता है, इंसुलिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, वो भी इसी में आता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन चेन्स एंटैंगल्ड होती हैं। ये बात समझ में? ठीक, सही। फाइनली प्रोटीन्स भी खत्म, न्यूक्लिक एसिड्स पे आते हैं, जो कि और भी छोटी यूनिट है। 2 मिनट तो रुके तो सही, 10 मिनट रुक, देख सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। ठीक है, सुन 10 मिनट का बचा है? नहीं, सुन देखते बता दो पहले। क्यों बताना है? 8 बजे तक न्यूज़ होगी। चलो सुनो,
फोन दे दो सर। न्यूक्लिक एसिड्स पे आते हैं। लिस्ट न्यूक्लिक एसिड्स बस ये देखना सर, फोन दे दो। क्या भाई एक सेकंड ये देखो। तो मैं सिर्फ 12 मिनट यूज किया, उसमें से भी 4 मिनट यूट्यूब, 3 मिनट पेरेंटल कंट्रोल। हाँ अच्छा पेरेंट्स नहीं बस कंट्रोल है। नहीं लिखता। क्या ही करें उसको, ऑलरेडी पेरेंटल कंट्रोल है। चलिए ऐसे भी होता है। हाँ चलो सुनो, न्यूक्लिक एसिड्स पे आते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? बेसिकली इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स है वैसे तो, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। जैसे मैंने तुम्हें कहा था ये कार्बोहाइड्रेट बने हैं बहुत सारे मोनोसेक्राइड से, प्रोटीन्स बने हैं बहुत सारे अमीनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड बने हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? वही सब, ठीक है। इसमें जो लिंकेज होती है उसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड यहां से शुरू होता है, एक पेज, दो पेज और ये तीसरा पेज। उसके नीचे नहीं उसके नीचे कुछ नहीं है। तो अब शांति से सुन लो। लिसन, न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में हमें दो तरीके की चीजें पढ़नी है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वन इज अ न्यूक्लियोसाइड, द अदर वन इज न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड तीन चीजों का बना, दो चीजों का बना होता है, ठीक है। एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब ये 5 मेंबर्ड वाली शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, पढ़े थे ना कार्बोहाइड्रेट में ऐसे वाले होते हैं, फ्रक्टोज होता है ऐसा, और एक नाइट्रोजीनियस बेस लगा होता है, यहाँ पे एक बेस होता है, ठीक है। ये दो चीजें जब जुड़ती हैं तो एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इनके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाए, ठीक है, शुगर, बेस और फॉस्फेट तीन चीजें जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक, राइट। ये तीन चीजें जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ओके फाइन। अब बेटा दिस इज लाइक सबवे, ठीक है, ये सबवे जैसा है। सबवे पे सब ऑर्डर करते हो, गए हो सबवे, गए हो कभी? ठीक है, कल ही गया था। तो सुन, सबवे जाते हैं, वो हमसे क्या पूछते हैं? चॉइस ऑफ ब्रेड्स पूछते हैं। बस बस सुन ले सुन ले सुन ले, किसी और को नहीं पागल है, दूसरी बन सकती है सर, चलिए और ऑप्शन है। ठीक है, बात करूंगा इस बारे में, करना चाहूंगा बट बाद में, ठीक है। मत करना। सुन, आप सब पे जाते हो, आपसे पूछते हैं चॉइस ऑफ ब्रेड्स, आप जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक चूज करके बता देते हैं। तो अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो पहले आपको एक शुगर चूज करनी है। आपको राइबोज शुगर चाहिए या डीऑक्सीराइबोज चाहिए। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन का फर्क होता है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, ठीक है, सेम ही होते हैं, दोनों ही ऐसे दिखते हैं। यहाँ तो बेस आता है H H OH 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 H ऐसा, ये राइबोज होता है। इसमें से अगर मैं और कैसे गिरेगा, जैसे कॉफी होती है। अंडू कर दो, इसमें नहीं है वो हो रहा। कोई ऐसे वही मिल रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। सो रॉन्ग। स्मार्ट बोर्ड में भी ये सब हो तो क्या फायदा। चलो एनीवेज, कैमरा से तो आप क्या यहाँ पे बेस होता है, ये राइबोज शुगर है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन हटा दूं, ये डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। सिर्फ एक ऑक्सीजन का ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक। तो एक तो इनमें से चूज करना, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में से, ठीक। देन आप सब में जाते हो, क्या है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा।
पढ़ लो, तुम्हारे भले के लिए पढ़ा दूं, पढ़ाऊंगा। हाँ, तो आप एक तो ब्रेड में से चूज करते हो, फिर आप चॉइस ऑफ मेयोनीज, है ना, तो आप अपनी अपनी बता देते हो जो 3-4 डलवानी है, राइट। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, राइट। लास्ट में पूछते चीज चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। फॉस्फेट अगर डलवा रहे तो न्यूक्लियोटाइड, नहीं डलवा रहे तो न्यूक्लियोसाइड, ओके। फॉस्फेट आ गया तो न्यूक्लियोटाइड, नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड, सिंपल। अब मेन चीज जो इसमें है वो है डीएनए और आरएनए, पर उससे भी पहले ही न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होती है, अभी लिखा था ना ऊपर कौन सी लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये और एक और न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ते हैं, आपको बस नाम पता होना चाहिए, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हम सीधा आते हैं उस पे डीएनए के स्ट्रक्चर पे, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस, ठीक। डीएनए में जो शुगर है वो कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस, और इसमें राइबोस, ठीक। यहां पे बेसिस है एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहां पे थायमिन की जगह यूरासिल, आरएनए, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ऐसा। दिस इज हाउ अ डीएनए लुक्स लाइक। एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड एंटेंगल्ड होते हैं, लेकिन आरएनए ऐसा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ओके। डीएनए में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है और आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। डीएनए में ना एक रूल चलता है बेटा, जिसे बोलते हैं शारगाफ्स रूल, ठीक है। क्या होता है ये शारगाफ्स रूल? जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका एक स्ट्रैंड है एटीसीजी, एटीसीजी, एटी, ऐसे, तो बेटा जहां जहां आपने ये लिखा है एडेनिन, उसके ऑपोजिट आएगा थायमिन। जहां जहां थायमिन लिखा है उसके ऑपोजिट एडेनिन। साइटोसिन के साथ आता है ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, मतलब ए के साथ टी, सी के साथ जी, हमेशा मिलेंगे। ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज हाउ डीएनए लुक्स लाइक। जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे, राइट। आरएनए में ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, आरएनए में थायमिन होता ही नहीं है, आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है। तो ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस है। नेम ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल। डीएनए में यूरासिल नहीं होता और आरएनए में थायमिन नहीं होता, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी अभी बनाया है यहाँ पे डीएनए का, दिस वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वाटसन एंड क्रिक। पूछते हैं एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये बनाना होता है। इसके अलावा अरे मतलब एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, ड्रॉ तो लिखा है तब भी नहीं करना होता। आरएनए के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आरएनए खुद में 3 तरीके के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। व्हिच अल्टीमेटली राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेजेस ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, इधर से उधर। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट करता है, ठीक है। चीजें इधर से उधर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। वो तो आप नाम से आइडिया लगा रहे हो, राइबोसोम, मैसेंजर, ट्रांसफर, ठीक। 3 तरीके के आरएनए होते हैं। इसके अलावा चैप्टर में बचता है विटामिन्स। विटामिन्स में शायद आपको याद हो कि बचपन में कभी एक टेबल याद करने को बोला था कि विटामिन ए कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, या विटामिन सी आपको पता होगा लेमन एंड ऑरेंजेस में मिलता है, ठीक है। विटामिन डी बाहर सनलाइट से मिलता है, सुबह बोलते हैं ना सुबह जाना चाहिए मॉर्निंग वॉक पे, है ना। ऐसे डिफरेंट विटामिन्स कहाँ मिलते हैं और इनके डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, उसकी एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में जो आपको रखनी है, ठीक है। कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो कि मोस्टली लोगों को है, ठीक है, तो हमारी हड्डियों में दर्द होती है, ठीक है। आपके घर वाले मुझे लगता है मोस्टली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते होंगे। विटामिन डी एंड B12
ये सबसे कॉमन डेफिशिएंसीज होती है, ठीक है, डी और B12। अब B12 का बता देता हूँ अनुष्का, सुन ले। जैसे तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी जनरेशन में ना एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है बेटा, डिप्रेशन, ठीक है। बेटा आप लोगों में से किसी को भी मुझे नहीं लगता डिप्रेशन है, आप लोगों को डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, डिप्रेशन नहीं। बेसिकली एक रिसर्च आई थी, उसमें भी यही था कि जो ये जेंसी है, ठीक है, इनको डिप्रेशन नहीं डेफिशिएंसी है, ठीक है, विटामिन B12 की। B12 की डेफिशिएंसी होना मतलब आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा नहीं, और इसका मतलब आपकी बॉडी ठीक से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती। अगर आपकी बॉडी ऑक्सीजन कैरी नहीं करती तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक करते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, एनारोबिक में कम, तो आपकी बॉडी को हर टाइम लगता रहता है एनर्जी ही नहीं है। और हमारा मूड हमारी एनर्जी से बहुत रिलेटेड होता है। जब आपको लो ऑन एनर्जी फील होता है कि जान नहीं है बॉडी में, तो आपको बाकी चीजें भी नेचुरली खराब लगने लग जाती हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि कहीं मैं डिप्रेस तो नहीं। फिर चैट जीपीटी भी कह देता है ब्रो टेल मी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है, तो लगता है कि हाँ मैं तो डिप्रेस ही हूँ, राइट। तो ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं है, विटामिन B12 खाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिशिएंसी है तुम लोगों को, डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। अगली बार कोई बोले, तेरी गर्लफ्रेंड बोले कि आई फील आई एम डिप्रेस, तो उसको विटामिन B12 दे दो, ठीक है, खुश रहेंगे। ले पागल, मेरी वजह से नहीं है, ये विटामिन B12 की वजह से है, ठीक है। मेरे रिलेशनशिप को एक्चुअली वो सब ठीक है, एनीवेज, तो एक तो आपको वो टेबल रखनी विटामिन वाली, और दूसरा गर्लफ्रेंड का एक बॉडी का विटामिन दो तरीके के होते हैं। अरे सुन लो, विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मोस्टली सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल याद रखने के लिए आप ये याद रखो, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा, KEDA, ठीक है, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। और एक चीज नोटिस करना, मैं विटामिन्स बोलूंगा, जाके विटामिन मत कह दो, ठीक है, मैंने तो विटामिन की कमी होगी ये, ठीक है, के भी होता है। हाँ, विटामिन K भी होता है, ठीक है, फैट सॉल्युबल होता है, राइट, वाटर सॉल्युबल बाकी सारे होते हैं, राइट, ओके। पूछ लेते हैं कभी कभी विटामिन C, गर्मियों में आपने देखा कि घर वाले बार बार नींबू पानी पिलाते रहते हैं, तो बाहर गया था वापस आए थे नींबू पानी पी ले, गया था फिर नींबू पानी पी ले, बना के रख लेते हैं, एक रिजर्वायर बना के रख लेते हैं उसका। क्यों? क्योंकि विटामिन C और जो बाकी विटामिन है ना वो वाटर सॉल्युबल है। क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं ना, यूरिन में पास हो जाते हैं, तो बार बार खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी से, बार बार चाहिए, तो हमें बार बार कंज्यूम करने पड़ते हैं। ये वाले बार बार नहीं कंज्यूम करने पड़ते, हमारी बॉडी में स्टे करते हैं, फैट सॉल्युबल है। समझ आई? तो बाय चांस पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज विटामिन C needed in our diet again and again, because it is water soluble and is excreted from our body in the form of urination. Okay, समझ आई?